हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग लाइफ साइकिल असेसमेंट के बारे में देखेंगे, जिसे लाइफ साइकिल एनालिसिस भी कहा जाता है। ये यूनिट 8 का टॉपिक है, जो इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर है। मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक यूजीसी नेट के अलावा आप कोई भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में यदि आप इन्वायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट लिए हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, वहाँ भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं। और ये बेहतरीन नोट्स है जो एक साथ आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, तो आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट। लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या है? एक टेक्निक है जो एक्सेस करता है, रखता है अपने पास, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। इन्वायरमेंट से हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट है। अब देखिए, फ्रॉम द ग्रेडल टू द ग्रैब, ये एक मुहावरा है, जो फ्रेज़ है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि विच मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ टू क्रिएट द प्रोडक्ट एंड end at the point where all materials are returned to the earth। सबसे पहले आप कोई भी रॉ मटेरियल धरती से निकालिए, जैसे माइनिंग होता है, कोयला ये सब निकाला जाता है, गोल्ड सिल्वर ये सब निकाला जाता है, उसका प्रोडक्ट बनाइए। लास्ट में वही मटेरियल्स अर्थ को आप सौंप दीजिए। इसी को कहते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंतर्गत इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चार्ट है, इस चार्ट को हम लोग डिटेल में समझते हैं। एक इनपुट है, एक आउटपुट है, बीच में सिस्टम है जो कुछ बाउंड्री से घिरा हुआ है। मान लीजिए रॉ मटेरियल्स आपने एक्सट्रैक्ट किया। रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग को एनर्जी का यूज़ लगता है, ठीक है। अब होता क्या कि रॉ मटेरियल को आपने एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाया, एक्विजिशन किया, उसको बनाया, मैन्युफैक्चरिंग किया, उसका यूज़ किया, दोबारा यूज़ किया, रीयूज़, फिर मेंटेनेंस करके रखा, उसको रिसाइकल किया, और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी आपने किया। कोई भी चीज़, सॉलिड वेस्ट हो, हैजर्डस वेस्ट हो, कुछ भी। और फिर उसका आउटपुट क्या होता है? एटमॉस्फेयर में इमिशन, हवा के द्वारा केमिकल्स सब बाहर निकल जाता है, वाटर बॉर्न वेस्ट पानी के द्वारा, सॉलिड वेस्ट को प्रोडक्ट अदर रिलीज। तो कहने का मतलब, आपने एक्सट्रैक्ट किया, उसको मैन्युफैक्चर किया, उसको बनाया, उसको यूज़ किया, सब कुछ किया, और लास्ट में उसी प्रोडक्ट को इन्वायरमेंट को सौंप दिया। इसी को कहते हैं लाइफ साइकिल स्टेज। ये जो है, ये अर्थ, ये जो सिस्टम बाउंड्री मैंने बनाया, इसको मैं अर्थ समझ सकता हूँ। अब इसका बेनिफिट्स क्या है ऑफ कंडक्टिंग एलसीए, ठीक है। एलसीए कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स सेलेक्ट द प्रोडक्ट्स दैट रिजल्ट इन द लीस्ट इम्पैक्ट टू द इन्वायरमेंट। इसमें तो आप एक डिसीज़न लेते हैं सबसे पहले कि हमको ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट बनाना है, इसका यूज़ ऐसे करना है। प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं, उसका रिज़ल्ट जो भी आता है, और रिज़ल्ट जो है उसका लीस्ट इम्पैक्ट होना चाहिए इन्वायरमेंट में, मतलब हानि नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ़ायदा ही होना चाहिए, बेनिफिट ही होना चाहिए, हानि नहीं होना चाहिए। लिमिटेशन क्या है? यदि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए या बहुत ज़्यादा डाटा आ जाए तो भी गलत है। गैदरिंग द डाटा कैन बी प्रॉब्लमेटिक एंड टाइम इंटेंसिव। इसमें टाइम बहुत लगता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मान लीजिए आप माइनिंग कर रहे हो, तो कोयला निकालने में तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, ठीक है। और जब डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये इसका लिमिटेशन है। तो इस यूनिट में लाइफ साइकिल असेसमेंट को आपको इसी तरीके से इतना ही जानना है, ठीक है। क्योंकि आप, यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो, जिससे मटेरियल हो, जिससे प्रोडक्ट बने और लास्ट में वही रिटर्न हो जाए अर्थ को, तो उसको लाइफ साइकिल असेसमेंट कहा जाता है। आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। अब कॉस्ट, पैसा लगा, क्या बेनिफिट हुआ, ये हमको एनालिसिस करना है पैसा लगने से।
मान लीजिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रोवाइड द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस एंड बेनिफिट एक्यूरेबल फ्रॉम ए प्रोजेक्ट इन मॉनेटरी टर्म्स एज ए कॉमन प्रैक्टिस इन ट्रेडिशन फिजिबिलिटी स्टडीज एंड दस इनेबल ईजी अंडरस्टैंडिंग एंड एड्स डिसीजन मेकिंग। मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट लेके गए, सब प्रोसेस हुआ, स्क्रीनिंग हुआ, स्कोपिंग हुआ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ, मिटिगेशन हुआ, पब्लिक हियरिंग हुआ, जो भी हुआ, सब चीज़ होने के बाद आपको पता चल रहा है ना कि मतलब सरकार इतना पैसा हमको देगा। इतना पैसा लगने के बाद सरकार को और एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो स्टडीज़ कैसा है, सही है कि नहीं, ठीक है, ये सब एनालिसिस किया जाएगा अच्छे से समझ के, इजी अंडरस्टैंडिंग एंड एड्स डिसीजन मेकिंग, सब बेनिफिट्स देखा जाएगा। मान लीजिए यदि बेनिफिट नहीं होगा तो हम प्रोजेक्ट को वहीं पे बंद कर देंगे। कोस्ट आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब यदि हम उनको अपॉर्चुनिटी दिए हैं तो वो उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। फिर बेनिफिट्स भी देखा जाएगा कि क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। बेनिफिट्स आर डिफाइंड रिलेटिव टू देयर इफेक्ट ऑन द इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन वेलबींग। बेनिफिट्स होता है कि पब्लिक को इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, और नेचर को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। मान लीजिए यदि पब्लिक को ही बेनिफिट नहीं होगा तो प्रोजेक्ट बेकार है। मान लीजिए हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए वो बार के लिए खोल रहे हैं या होटल रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, मान लीजिए विदेशी लोग आएंगे वहाँ पे ठहरेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। हम लोग को आसपास के लोगों के लिए ध्यान में रख के कोई काम करना चाहिए। तो सरकार सब कुछ देखती है, हाँ, लेकिन जब सरकार को ये लगता है कि नहीं हमें इंटरनेशनल रेस्टोरेंट या होटल बनाना चाहिए तो उस तरीके से फिर वो सोचती है। तो ये तो एग्जाम्पल है, ये तौर तरीके की बात है, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट में हमको जो कॉस्ट लगता है उससे इन्वायरमेंट को क्या बेनिफिट है, उसी को हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं मूल भाषा में। अब कुछ क्राइटेरिया है जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में यूज्ड होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम लोग NPV से डिनोट करते हैं। यदि NPV वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। NPV वैल्यू 0 से कम है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। NPV वैल्यू बराबर है 0 के तो प्रोजेक्ट कुड बी एक्सेप्टेड, लेकिन देखा जाएगा कि उसका रिटर्न उतना निकलता है कि नहीं। रेट इज़ रिटर्न विच हैव टू बी ऑब्टेन, फ़ायदा हमको देखना पड़ेगा कि उतना आया कि नहीं मेरे पास। तो NPV बराबर, ये साइन है जिसके ऊपर कैपिटल T स्मॉल t है बराबर 0, BT माइनस CT बाय 1 प्लस R का होल t। यहाँ पे BT क्या है, BT एंड CT आर द बेनिफिट एंड कॉस्ट जो हमें एक साल में मिला, ईयर T, T ईयर से डिनोट किया गया, R डिस्काउंट रेट को कहा गया है एंड T इज़ द टाइम, मतलब कितना डिस्काउंट दिया गया प्रोजेक्ट में। ये एक फार्मूला है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसको ध्यान से रखिए। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, इसको BCR से कहते हैं। एक प्रोजेक्ट इज पोटेंशियली वर्थ वाइल, प्रोजेक्ट तभी अच्छा दिखेगा इफ़ द BCR इज ग्रेटर देन 1। दिस मीन्स दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट एक्सीड्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। मान लीजिए यदि हमने पैसा लगाया, यदि पैसा से ज़्यादा बेनिफिट नहीं आएगा तो प्रोजेक्ट ख़त्म है, प्रोजेक्ट बेकार है, हमें तो लॉस हुआ, कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं पैसा लगाने से प्रोजेक्ट में, ठीक है। BCR ये बिग ब्रैकेट है जिसके बाद समेशन साइन है, फिर कैपिटल T स्मॉल t बराबर 0, BT बाय 1 प्लस RT। अब क्या हो गया, BT बाय ऑब्लिक करके बाय CT का वैल्यू निकाला गया। उसमें क्या था, BT माइनस CT ऑब्लिक बाय 1 प्लस R का होल t, और यहाँ पे है कि बेनिफिट को मतलब कॉस्ट को डिवाइड किया गया बेनिफिट से। देख रहे हैं कितना बेनिफिट और कॉस्ट का रेशियो निकाला गया, ये ऑब्लिक का साइन आ गया तो रेशियो निकला, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट एट विच द NPV ऑफ ए प्रोजेक्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है 0 हो जाता है।
दैट इज़ डिस्काउंटेड बेनिफिट इक्वल डिस्काउंटेड कॉस्ट, मतलब जितना बेनिफिट हुआ उसके बराबर में कॉस्ट हो गया, मतलब ज़्यादा रिटर्न नहीं हुआ। ठीक है, तो आप फार्मूला देख रहे बी टी माइनस सी टी, और ये सेम फार्मूला है लेकिन यहाँ पे आई आर आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए जब कोई प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट को चलाया जाता है, तो उस समय यदि पॉजिटिव आता है तो उसको हम लोग बेनिफिट एनालिसिस में रखते हैं, लॉस होता है तो उसको लिस्ट एनालिसिस में रखते हैं, क्या रिटर्न हो रहा है, कितना परसेंट फ़ायदा हो रहा है, ये सब देखते हुए ये सब फार्मूला जनरेट किया गया है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इतना ही था। आज हम लोगों ने दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंतर्गत, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और दूसरा लाइफ साइकिल असेसमेंट एनालिसिस। आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे का टॉपिक लेके आऊँगा, लेकिन मैं आपको श्योर कर दूँ टॉपिक सीरियल वाइज चलेगा। मैं पूरा यूनिट 8 कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा एग्ज़ाम से पहले। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 10 में मैं 2-3 लेक्चर और लूँगा, जो मैं सोच रहा हूँ कि संडे या सैटरडे को लूँ, मैं जब भी फ्री हूँगा। लेकिन यूनिट 8 चलता रहेगा, बीच बीच में मैं यूनिट 2 और 3 डालते रहूँगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों को ये टॉपिक शेयर करें, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस का ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे सीरियल वाइज आपको लेक्चर दिया गया हो। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू।